दोस्तों, आरडी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी करेंगे, जिसमें 1 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। सबसे पहले आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है, तो आधुनिक का बोले तो एडम स्मिथ है। कौन है? आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है, कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है, शून्य होती है। जब कुल उपयोगिता स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है? तो सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। एक फर्म का उत्पादन फलन आगतों एवं निर्गतों में संबंध को बताता है। आगतों और निर्गतों में संबंध को बताता है। नेक्स्ट है, समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है, तो किस में किया जाता है? तो समग्र का। MPC प्लस MPS दोनों क्या है? तो ये एक, इसका अर्थ होगा एक। विकास राष्ट्रों के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त होता है? तो घाटे का बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट रेखा का दूसरा नाम क्या है? तो कीमत रेखा। बाजार में एक वस्तु के क्रेता विक्रेता की अधिक संख्या किस प्रकार के बाजार की विशेषता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता। साधनों की मांग किस प्रकार की मांग होती है? लोचदार होती है। राष्ट्रीय आय की गणना की विधियों के नाम लिखिए। उत्पादन या मूल्य वृद्धि विधि, आय विधि, व्यय विधि। कौन सी व्यय निर्माण अर्थव्यवस्था का एक भाग है? व्यावसायिक विधि। प्रभावपूर्ण मांग, समग्र मांग की अवधारणा किसने दी थी? तो केन्स ने। व्यापार शेष में कौन से मदे शामिल है? दृश्य मदे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की उस शाखा को कहते हैं जो अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे अंशों या भागों का अध्ययन करती है। सेकेंड क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है? तो अर्थशास्त्र की विषय वस्तु बहुत व्यापक है। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। व्यष्टि अर्थशास्त्र यह आर्थिक समस्याओं तथा आर्थिक मुद्दों का अध्ययन व्यक्तिगत उपभोक्ता या व्यक्तिगत उत्पादक या उनके छोटे से समूह को ध्यान में रखकर करता है। और नेक्स्ट है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक समस्याओं और आर्थिक मुद्दों का अध्ययन है। फिर एक और क्वेश्चन है, लागत फलन की संकल्पनाओं को संक्षिप्त में लिखिए। तो लागत तथा उत्पादन के बीच कार्यात्मक संबंध को लागत फलन कहा जाता है। एक सूत्र के रूप में से निम्न प्रकार दिखाया जा सकता है। C=FQ। तो C लागत और Q क्या है? उत्पादन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार से क्या आशय? तो बाजार से आशय उस समस्त क्षेत्र से होता है जिसमें क्रेता एवं विक्रेता किसी भी वस्तु विशेष के क्रय विक्रय हेतु निकट संपर्क में होते हैं। फिर नेक्स्ट है, हस्तांतरण भुगतान क्या था? हस्तांतरण भुगतान वे एक तरफा भुगतान है जिनके बदले में अर्थव्यवस्था में कोई मूल्य वृद्धि नहीं होती, जैसे उपहार, दान, पेंशन आदि। अब व्यक्ति का आय क्या है? तो व्यक्तियों या गृहस्थों द्वारा सब स्रोतों से प्राप्त साधन आय या व अंतरण आय के जोड़ को व्यक्ति का आय कहा जाता है। इसमें अर्जित आय यानी कि साधन तथा अंतरण आय दोनों शामिल किए जाते हैं। व्यक्ति का आय से गृहस्थों की संभावित क्रय शक्ति का अनुमान लगाया जाता है। व्यक्ति का आय बराबर उपभोग प्लस बचत प्लस व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर। अब मूल्यह्रास क्या होता है? तो सामान्य टूट फूट व प्रत्याशित अप्रचलन के कारण अचल परिसंपत्तियों के मूल्य में गिरावट को मूल्यह्रास या अचल पूंजी का उपभोग कहते हैं। नेक्स्ट आता है, वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं? तो वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली जिसमें वस्तु का लेन देन वस्तु से किया जाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। उदाहरण, यदि किसी गांव में बढ़ई या लोहार की सेवाओं के बदले उसे 1 क्विंटल गेहूं दिया जाए तो वह वस्तु विनिमय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण रोजगार संतुलन और अपूर्ण रोजगार संतुलन में क्या अंतर है? तो हम देख रहे हैं सबसे पहले पूर्ण रोजगार संतुलन, अपूर्ण रोजगार। पूर्ण रोजगार संतुलन के अंतर्गत समस्त व्यक्तियों को उनकी पारिश्रमिक दर पर रोजगार प्राप्त होता है और अपूर्ण रोजगार संतुलन के अंतर्गत समस्त व्यक्तियों को उनकी पारिश्रमिक दर पर रोजगार प्राप्त नहीं होता। इसमें मांग व पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है और इसमें मांग व पूर्ति एक दूसरे पर निर्भर होती है, अर्थात मांग में परिवर्तन होने से पूर्ति में परिवर्तन होता है, अतः इससे लोचदार होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यून मांग या अभावी मांग किसे कहते हैं? जब पूर्ण रोजगार स्तर पर कुल मांग कुल पूर्ति से कम होती है, अर्थात जब पूर्ण रोजगार स्तर बनाए रखने के लिए जितना व्यय आवश्यक है उतना नहीं होता, तो इसे न्यून या अभावी मांग की स्थिति कहते हैं। न्यून मांग को ठीक करने के कोई दो उपाय, तो अधिक मुद्रा का निर्गमन तथा सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की जाए, या बैंक दर में कमी, उपभोक्ता साख को प्रोत्साहित एवं सीमांत कटौती दर में कमी की जाए। उपभोक्ता संतुलन को समझाइए। उपभोक्ता संतुलन से तात्पर्य इस बात की जानकारी प्राप्त करना है कि उपभोक्ता अपनी आय किस प्रकार व्यय करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। इस प्रकार एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में उस समय होता है जबकि वह अपनी सीमित दैविक आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। अब मांग के नियम एवं सीमाएं। जीवन रक्षक वस्तुओं के संबंध में, कुछ वस्तुएं जीवन की रक्षा के लिए अनिवार्य होती है, अतः इन वस्तुओं को ऊंची कीमत पर भी खरीदने के लिए उपभोक्ता विवश हो जाता है। ऐसी दशा में मांग का नियम लागू नहीं होता। दूसरा, भविष्य में मूल्य वृद्धि की आशंका। भविष्य में यदि उपभोक्ता को वस्तु के मूल्य बढ़ने की आशंका होती है तो वह बढ़ी हुई कीमतों पर वस्तु की अधिक मांग करने लगता है, जिसके फलस्वरूप नियम लागू नहीं हो पाता। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनका प्रयोग करना प्रतिष्ठा सूचक समझा जाता है, जबकि उनका आंतरिक मूल्य कुछ नहीं होता। ऐसी वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि इनका मूल्य कम होने पर इन वस्तुओं का मांग बढ़ने की बजाय कम हो जाता है। एकदिष्ट अधिमान। एकदिष्ट अधिमान का अर्थ है कि उपभोक्ता एक वस्तु की कम मात्रा की तुलना में अधिक मात्रा को सदा अधिक पसंद करता है। इसका अर्थ है कि अनाधिकमान वक्र की प्रवणता नीचे की ओर है। यदि उपभोक्ता के एकदिष्ट अधिमान है तो वह संयोजन 4-5 से अधिक संयोजन 5-5 या 5-6 की को करेगा। यही नहीं, यदि एक उपभोक्ता का अधिमान एकदिष्ट है तो वह बंडल 10-8 को 8-6 से अधिक एकता देगा। नेक्स्ट, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का महत्व बताइए। तो उपभोक्ता की बचत में महत्व। उपभोक्ता की बचत धारणा भी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार वस्तुओं की कई इकाइयां खरीदने पर सीमांत इकाई की उपयोगिता कीमत के बराबर हो जाती है। इस प्रकार इस सीमांत इकाई में उपभोक्ता को कोई बचत प्राप्त नहीं होती, जबकि सीमांत इकाई से पहले की गई सभी इकाइयों पर उपभोक्ता को बचत प्राप्त होती है। मूल्य सिद्धांत एवं महत्व। तो यह नियम मूल्य सिद्धांत के लिए दृढ़ स्तंभ का कार्य करता है, क्योंकि यह नियम स्पष्ट करता है कि वस्तु की पूर्ति में वृद्धि होने पर मूल्य में क्यों कमी होती है। अतः यह नियम मूल्य निर्धारण में सहायक होता है। फिर मांग के नियम का आधार। तो मांग का नियम भी इसी नियम पर आधारित है। जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग करते हैं वैसे वैसे उस वस्तु को मिलाने वाली अतिरिक्त उपयोगिता घटते हुए कम हो जाती है। अतः प्रत्येक उपभोक्ता प्रथम वस्तु की अपेक्षा दूसरी वस्तु के लिए कम मूल्य देता है। कर प्रणाली का आधार। सरकार को करारोपण करते समय इस नियम का सहारा लेना पड़ता है कि यह नियम बताता है कि वस्तु की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ उसकी उपयोगिता में कमी आ जाती है। यही बात मुद्रा के संबंध में सही है। मुद्रा की उपयोगिता एक धनी की अपेक्षा निर्धन के लिए कम है। इस आधार पर सरकार धनी लोगों पर प्रगति करारोपण करती है। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया है। वैसे तो एक बार इसको देख लेते करारोपण को, कि कर प्रणाली का आधार। सरकार को करारोपण करते समय इस नियम का सहारा लेना पड़ता है कि यह नियम बताता है कि वस्तु की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ उसकी उपयोगिता में कमी आ जाती है। यही बात मुद्रा के संबंध में सही है, और मुद्रा की उपयोगिता एक धनी की अपेक्षा निर्धन के लिए कम है। इस आधार पर सरकार धनी लोगों पर प्रगतिशील करारोपण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग की लोच के महत्व लिखिए। तो मूल्य सिद्धांत में महत्व। पहला, प्रत्येक उत्पादक को अपनी वस्तु का मूल्य निर्धारित करते समय मांग की लोच के विचार को ध्यान में रखना पड़ता है। यदि वस्तु की मांग बेलोचदार है तो वस्तु की कीमत अधिक रखी जा सकती है। इसके विपरीत लोचदार मांग की स्थिति में वस्तु की कीमत कम रखी जाती है, क्योंकि ऊंची कीमत पर वस्तु की मांग कम हो जाती है। यानी कि ज़्यादा पैसे वाली चीज़ों को लोग कम खरीदते हैं। वितरण के सिद्धांत में महत्व। तो उत्पादक द्वारा उत्पत्ति के विभिन्न साधनों का पुरस्कार निर्धारित करते समय भी मांग की लोच का महत्व होता है। जिन साधनों की मांग उसके लिए बेलोचदार होती है उनको वह अधिक पुरस्कार देता है। इसके विपरीत जिन साधनों की मांग लोचदार होती है उनको कम पुरस्कार देता है। यातायात उद्योग में महत्व। यातायात भाड़े की दर निर्धारित करते समय
मांग की लोच को ध्यान में रखा जाता है। उदाहरण, यदि वस्तु की यातायात की मांग लोचदार है तो भाड़े की दर कम रखी जाएगी, और मांग यदि बेलोचदार है तो भाड़े की दर ऊंची निर्धारित की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्व। दो देश व्यापार की शर्तों का निर्धारण करते समय वस्तु की मांग की लोच का ध्यान रखते हैं। यदि देश के निर्यात की मांग बेलोचदार है तो कीमत कम कर रखनी पड़ेगी, क्योंकि ऊंची कीमत पर विदेशों में वस्तु की मांग कम हो जाएगी। इसके विपरीत बेरोजगार मांग होने पर कीमत ऊंची निर्धारित की जा सकती है, क्योंकि ऊंची कीमत पर भी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी से आप क्या समझते हैं? पुरानी कर व्यवस्था के मुकाबले जीएसटी कितनी श्रेष्ठ है? वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी भारत सरकार की नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है जो 1 जुलाई 2017 से लागू की गई है। यह कर वस्तु एवं सेवा कर उत्पादकों सेवा प्रदायकों से सीधे ही वस्तु एवं सेवा की पूर्ति पर लगाया गया एकल व्यापक अप्रत्यक्ष कर है। यह एक ही प्रकार की वस्तुओं सेवाओं पर ही एक ही दर वाला पूरे भारत पर लागू कर है। पुरानी कर व्यवस्था के मुकाबले जीएसटी की श्रेष्ठता। तो पुरानी अलग अलग कर व्यवस्था के स्थान पर जीएसटी एक टैक्स वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगी। पुरानी कर व्यवस्था के मुकाबले जीएसटी से टैक्स का ढांचा सरल हो जाएगा, और पुरानी कर व्यवस्था के मुकाबले जीएसटी से समय एवं पैसों दोनों की बचत होगी, और पुरानी कर व्यवस्था के मुकाबले जीएसटी से विकास की दर तेजी से बढ़ेगी। यही कुछ आपके अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब हम इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।